हेलो एवरीवन, मैं ममतेज गुप्ता। आज देखेंगे 7th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 3 और चैप्टर का नाम है दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी तक। ठीक है, 12वीं से 15वीं शताब्दी तक दिल्ली में किसका शासन था और वो सारी चीजें हम इस वाले चैप्टर में देखेंगे। तो देखिए, दिल्ली शहर की जो स्थापना की गई थी वो की थी तोमरों ने। ठीक है, तोमर वंश था। 1130 में तोमर वंश की स्थापना हुई थी और तोमर वंश के ही शासक ने दिल्ली शहर की स्थापना की थी। वो उसका कारण यह था, कुछ जैन व्यापारी थे जो यहाँ पर आया करते थे अपना सामान को बेचने के लिए दिल्ली में। तो उसकी वजह से यहाँ पर उन व्यापारियों के आने जाने की वजह से यहाँ पर क्या है, एक मार्केट टाइप की बन गई और धीरे धीरे इस शहर का निर्माण हो गया। देखिए, किसी भी शहर का निर्माण कैसे होता है कि वहां पर कोई उद्योग धंधे हो या कोई बहुत बड़ी मार्केट हो, ये सारी चीजें क्या है, शहर को दर्शाती हैं। गांव में बड़ी बड़ी मार्केट नहीं मिलेंगी आपको, है ना, बड़े बड़े उद्योग धंधे नहीं मिलेंगे, लेकिन शहर में मिलते हैं। तो इसी तरह से क्या है, तोमरों के समय में दिल्ली की स्थापना हुई। अब तोमरों को किसने परास्त किया था? तोमरों को का अंत किया था चौहानों ने। चौहान या चौहान, मैंने पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाया था, चौहान या चौहान एक ही बात होती है। और चौहान वंश का सबसे लास्ट वाला शासक कौन था? सबसे लास्ट वाला शासक था पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय को किसने मारा था? ये सारी मैंने पिछले चैप्टर में ही पढ़ाया था। पृथ्वीराज तृतीय को मारा था मोहम्मद गौरी ने, है ना। अब देखिए, चौहानों का जो शासन था वो कहाँ था? राजस्थान के कुछ इलाके थे, कुछ मध्य प्रदेश के भी थे, यूपी के कुछ इलाके थे और दिल्ली तक। ठीक है, दिल्ली जब तोमर वंश का इन्होंने अंत कर दिया था तो तोमर कहाँ थे? दिल्ली के आसपास के इलाकों में थे। तो वो पूरा इलाका भी चौहानों के अंडर में आता था। उसके बाद चौहान वंश का अंत किसने किया? मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, मोहम्मद गौरी जब आया था यहाँ पर तो मतलब उनका ये मोटिव नहीं था कि सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पर शासन करना। ठीक है, उनका क्या मकसद होता था? जितने भी विदेशी आक्रमणकारी आए, मेनली जो मुस्लिम आए, ठीक है, उनका क्या मतलब मोटिव था? उनका मोटिव था कि बस आओ, लूटो और निकलो यहाँ से। उनका मतलब यहाँ तक शासन करना नहीं था। लेकिन जब जो मोहम्मद गौरी है, जब वो यहाँ से गया, दिल्ली पर अपना कब्जा उसने कर लिया और उसके बाद में उसने क्या किया, कुछ दिन दिल्ली की देख रेख की और उसके मतलब दिल्ली पर शासन किया। और कुछ दिन के बाद उसकी क्या है, मृत्यु हो गई उसकी। ठीक है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। और मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसका ही एक गुलाम था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, मोहम्मद गौरी का ही एक गुलाम था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और वो बहुत ही समझदार था। ठीक है, बहुत ही मतलब बाकी गुलामों के मुकाबले वो काफी समझदार था। तो इसलिए जो दिल्ली का जो शासन था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने संभाल लिया पूरी तरह से। ठीक है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक कभी भी अपने आप को सुल्तान नहीं मानता था। ठीक है, जैसे अपने आप को दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े सुल्तान हैं, ये है वो है, उस तरह का नहीं था। वो अपने आप को गुलाम मानता था और गुलाम समझकर ही वो शासन करता था। और मुस्लिमों के लिए उसका व्यवहार बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा दान पुण्य करता था मुस्लिमों के लिए। ठीक है, उनके मतलब हिंदुओं पर जो विदेशी आक्रमणकारी आए थे वो हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे थे, लेकिन जो वो थे मुस्लिम थे उनके लिए तो वो अच्छा व्यवहार करते थे, क्योंकि वो जो विदेशी आक्रमणकारी थे मुस्लिम थे, वो भी क्या मुस्लिम ही थे, तो मुस्लिम के लिए तो वो उनका व्यवहार अच्छा था। अब देखिए, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो शासन स्टार्ट किया था वो किया था 1206 में। ठीक है, 1206 में वो स्टार्ट किया था। अब आपकी एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है कि 13वीं शताब्दी के शुरू में, ठीक है, 1206 के लगभग, ठीक है, 13वीं शताब्दी के शुरू में ही जो ये दिल्ली शहर था, दिल्ली शहर से क्या बन गया? दिल्ली सल्तनत बन गया। ठीक है, क्या बन गया? पहले देखो, चौहानों तक तो ये क्या था, दिल्ली शहर था, लेकिन ये जो गुलाम वंश आया, गुलाम वंश में ये क्या बन गया? दिल्ली सल्तनत के रूप में बन गया। मतलब दिल्ली क्या बन गई? एक राजधानी बन गई।
पहले एक शहर था, चौहानों के समय में क्या था, शहर था। लेकिन जब इनका गुलाम वंश आया, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब दिल्ली पर शासन करना शुरू किया, तो तब इन्होंने क्या किया, दिल्ली को धीरे धीरे राजधानी बनाना शुरू कर दिया। और राजधानी का मतलब होता है किसी भी देश का जहां से पूरा प्रशासन चलता है, उसको उस देश की क्या बोलेंगे, राजधानी बोलेंगे। ठीक है, जहां से पूरे देश को लीड किया जाता है, वो जिस स्थान से पूरे देश को लीड किया जाएगा वो क्या होगी, राजधानी होगी। तो इस तरह से क्या हो गया, दिल्ली सल्तनत बन गई। कब बनी, 13वीं शताब्दी के शुरू में। ठीक है, अब देखिए दिल्ली कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक का ही एक गुलाम था, उसका नाम था इल्तुतमिश। ठीक है, कुछ दिन इल्तुतमिश ने शासन किया। इल्तुतमिश के बाद उसके बेटे थे वो अयोग्य थे मुकाबले उसकी बेटी के। उसकी बेटी का नाम था रजिया सुल्तान। ठीक है, तो उसके बाद जो शासन संभाला वो संभाला रजिया सुल्तान ने, और रजिया सुल्तान थोड़े ही दिन शासन कर पाई। उसके बाद जो शासन संभाला वो संभाला बलबन ने। तो बलबन भी क्या था, वो इल्तुतमिश के यहाँ पर एक गुलाम ही था। ठीक है, तो गुलाम, इसका जो वंश का नाम है गुलाम वंश, वो इसलिए है कि सारे गुलाम ही थे इसमें, शासक जो थे कौन थे, गुलाम थे। अब देखिए एक हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग है, देखिए ये जो पेज पर बहुत सारे दिए हुए हैं। ठीक है, राजवंश दिए हुए हैं, उनका काल दिया हुआ, ये सारा ना मैंने इस पर नहीं लिखा है बोर्ड पर, क्योंकि इन सब से ही बोर्ड भर जाता, तो बाकी चीजें इस बोर्ड पर नहीं आ पाती। तो ये सारी चीजें आप किताब से देख लेना, और मैं एक पीपीटी भी लगा दूंगी इसकी। ठीक है, इसकी मैं पीपीटी भी लगा दूंगी, अगर मुझे ध्यान रहा तो मैं इसकी पीपीटी भी लगा दूंगी, आप उसमें से देख लेना। बाकी शॉर्ट वीडियो भी आएगी इसकी एक, तो उसमें से भी आप देख सकते हो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग है आपकी बुक की, उसका नेक्स्ट हेडिंग है सुल्तानों के अधीन दिल्ली। ठीक है, सुल्तानों, अब सुल्तान कहां से शुरू हुए, सुल्तानों की शुरुआत हुई कुतुबुद्दीन ऐबक से नहीं, इल्तुतमिश से हुई, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक क्या अपने आप को गुलाम ही समझता था, गुलाम अपने आप को क्या गुलाम मानता था। ठीक है, अब देखिए सुल्तानों के अधीन दिल्ली। अब दिल्ली का जो सुल्तान थे उनके जमाने में दिल्ली किस टाइप की थी, या दिल्ली में किस तरह की चीजें हो रही थी। अब देखिए लिखा है तारीख या तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि या दरबारी होते थे। देखिए तारीख या तवारीख क्या है, देखिए तारीख का मतलब होता है एक वचन, मतलब किसी चीज के लिए एक वचन के लिए प्रयोग किया गया है। तवारीख का मतलब है बहुवचन। ठीक है, आपने पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ा है, जो प्राचीन भारत में कुछ लेखक होते थे या दरबारी, कुछ दरबारी होते थे, वो क्या है, राजा की प्रशंसा लिखते थे। प्रशंसा में लिखते थे कि राजा बहुत बड़े महाराजा धीराज हैं, इतना अच्छा शासन है इनका, इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, इन्होंने इतना विकास किया है, ये किया है, वो किया है। तो ये सारी क्या है, तारीफ लिखते थे उनकी बारे में, राजाओं के बारे में। तो उसको हम क्या बोलते थे, प्रशस्ति बोलते थे। ठीक है, तो जिस हिसाब से प्रशस्ति होती थी ना, जिस तरह से प्रशस्ति होती थी, उसी तरह से ये क्या है, तारीख या तवारीख है। ठीक है, तो बहुत सारी प्रशस्ति हैं, उनको क्या बोलेंगे, तवारीख, और एक है तो तारीख। ठीक है, अब इसके लेखक कौन होते थे, बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे प्राचीन भारत में होते थे, वैसे ही कौन होते थे, सचिव। ठीक है, सचिव अगर उस टाइम के हिसाब से मानोगे, सचिव तो क्या होगा, राजा का सलाहकार। ठीक है, राजा का सलाहकार टाइप का एक व्यक्ति, लेखक, सचिव, प्रशासक है ना, जो वहां का क्या है, प्रशासन देख रहा है, वो व्यक्ति, या कवि या दरबारी होते थे। ठीक है, ये लोग नगरों में रहते थे। नगरों में मतलब जहां पर राजधानी होगी, जहां से पूरे देश को जो भी उनके इलाके, उनके राज्य में आते होंगे, उन सब की जो देखरेख होती होगी, जो राजधानी होती होगी, वहां पर रहते होंगे ये लोग। ठीक है, ये गांव में शहरों में रहते थे, और ये शायद ही कभी गांव में गए हों। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है बुक में। अब देखिए ये लिखते क्यों थे, तवारीख या तारीख क्यों लिखते थे, ये इसलिए लिखते थे ताकि इन्हें राजा सुल्तान से इनाम या इकराम पाने के लिए लिखते थे। ठीक है, इनकी विचारधारा जन्मसिद्ध अधिकार तथा लिंग भेद पर आधारित थी।
अब ये जो इतिहासकार थे, ठीक है, इनको एक तरह से आप इतिहासकार भी बोल सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि जो पुरानी चीजों को लिख रहे हैं, तो वो जो आज लिखा जा रहा है वो कल क्या है, वो इतिहास बन जाएगा, है ना। तो जो एक तरह से आप इनको क्या बोल सकते हो, इतिहासकार भी बोल सकते हो, ठीक है। अब देखिए जो ये जो लिख रहे थे, ये क्यों लिखते थे, इनाम पाने के लिए, कि हम जितनी ज्यादा तारीफ लिखेंगे, जितना हम राजा को अच्छा अच्छा बोलेंगे, उसके परिवार वालों को या उसके प्रशासन को अच्छा बोलेंगे, राजा क्या है उतने ही हमें ज्यादा धन दौलत देगा, ठीक है, या हमें हमारी प्रमोशन कर देगा, ऊंचे पद पर हमें बैठा देगा। तो इस लालच में ये क्या करते थे, तवारीख टाइप की चीजों को लिखते थे, ताकि राजा उनको क्या दे, इनाम दे, है ना। अब देखिए नेक्स्ट, मैंने आपको बताया कि इनकी विचारधारा कैसी थी। इनकी विचारधारा थी कि जन्म सिद्ध अधिकार, उनको ऐसा लगता था कि ये जो राजा का बेटा राजा इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। उनका क्या था, जैसे कोई सामंत है ना, मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था ना कि राजा खुद पूरे राज्य में प्रशासन का काम नहीं देख सकता था, तो वो क्या अपने कुछ हेल्पर टाइप के लोग रखता था, जैसे आज होते हैं मंत्री होते हैं ना, प्रधानमंत्री जो पूरे देश को चलाते हैं, वो किसकी हेल्प लेते हैं, मंत्रियों की, ठीक है। अलग अलग चीजों के मंत्री होते हैं, और वो मंत्री काम अलग अलग राज्यों में कामों को देखते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से क्या होते थे, सामंत होते थे उस टाइम पे। तो जो ये लोग थे, जो लेखक थे, वो क्या मानते थे कि ये क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज ट्रांसफर होनी चाहिए, यानी कि कोई व्यक्ति सामंत है तो उसका बेटा भी सामंत होना चाहिए, फिर उसका बेटा भी, फिर उसका बेटा भी, इस तरह से होना चाहिए। ये उनकी विचारधारा थी। और दूसरी उनकी विचारधारा थी, लिंग भेद पर आधारित थी। लिंग भेद का क्या मतलब है कि जो राजा है वो कौन बनना चाहिए, वो पुरुष बनना चाहिए, ठीक है। राजा या सुल्तान बात एक ही है, ठीक है। मुस्लिम उसको सुल्तान बोलते थे, और जो प्राचीन भारत के जो राजा थे उसको राजा बोलते थे, ठीक है। प्राचीन भारत के लोग क्या बोलते थे, उसको राजा बोलते थे। अब देखिए वो क्या मानते थे, जो लेखक थे वो ये मानते थे, या राज दरबारी ये मानते थे कि जो राजा का पद है वो उस पर कौन होना चाहिए, केवल और केवल पुरुष होना चाहिए। स्त्री को वो उसके लिए अयोग्य मानते थे। उनको ऐसा लगता था कि स्त्री की जो बनावट है, उसका जैसा भी उसको भगवान ने बनाया है, तो वो शासन नहीं कर सकती। मतलब उनका मानना था ऐसा कि पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों को कम समझा जाता था, है ना। अब देखिए इसी की वजह से जो एक लेखक हैं, देखिए मिनहाज ए सिराज, इनके बारे में आपकी एनसीईआरटी बुक में काफी ज्यादा चीजें लिखी हुई हैं, कई बार लिखी हुई हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ। 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी सिंहासन पर बैठी। इल्तुतमिश की बेटी कौन थी, रजिया सुल्तान, ठीक है। क्या नाम था उसका, रजिया सुल्तान। और उसके 3-4 बेटे भी थे, लेकिन वो अपने भाइयों से ज्यादा योग्य थी, तो इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान को बनाया था, ठीक है। तो अब मिनहाज ए सिराज ने स्वीकार किया, मतलब उसने क्या है, लिखा है कि वह अपने भाइयों से ज्यादा योग्य और सक्षम थी, ठीक है। मतलब अपने भाइयों से ज्यादा योग्य थी। 1200 ये अपने भाइयों से ज्यादा योग्य थी, लेकिन फिर भी मिनहाज ए सिराज लिख रहे हैं आगे कि वो योग्य थी, लेकिन वो एक राजा सुल्तान बनने की अधिकारी नहीं है, क्योंकि भगवान ने उसको स्त्री बनाया है, और स्त्रियां कभी भी पुरुष से ज्यादा नहीं होती हैं। इस तरह की, मतलब वो पहली लाइन में वो क्या मान रहे हैं, वो मान रहे हैं, मिनहाज ए सिराज मान रहे हैं कि वो अपने भाइयों से ज्यादा योग्य है, लेकिन उसको सुल्तान नहीं बनना चाहिए। आगे वो ये लिख रहे हैं कि उसको वो योग्य है, लेकिन उसको सुल्तान नहीं बनना चाहिए। मतलब आप ये चीज देखिए कि कितनी गंदी विचारधारा थी लोगों की उस समय पे। कुछ जो आज भी है ये विचारधारा कि बड़े अधिकारी के रूप में लड़कियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो कर्मचारी होते हैं ना वहां पे लड़कियों को एक्सेप्ट नहीं करते। आज भी कुछ इलाकों में ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। उस समय ज्यादा था। तो इसको जो रजिया सुल्तान थी उसको राजा के रूप में लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, और काफी विद्रोह होते रहे। रजिया सुल्तान एक बहुत ही योग्य शासक थी। उन्होंने अपने तरीके से इन विद्रोहों को दबाने की कोशिश की। उन्होंने सिक्के भी जारी करवाए, और सिक्कों पर अपने आप को सुल्तान नहीं बताया था।
सिक्कों में अपने आप को इल्तुतमिश की बेटी बताया था। ठीक है, सिक्कों में क्या लिखवाया था? इल्तुतमिश की बेटी। जबकि जब वो सुल्तान थी तो अपने आप को वो सुल्तान की तरह भी बता सकती थी, क्योंकि पहले लोगों की जो विचारधारा थी, खासकर जो मुस्लिम थे, उनकी जो विचारधारा थी कि लड़कियों को पीछे रखो। ठीक है, लड़कियों को अधिकार कम देना चाहते थे वो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। अब देखिए कितने में बैठी थी वो? 1236 में बैठी थी। और कितने साल उसने शासन किया? केवल और केवल 4 साल। ठीक है, और उसकी भी बाद में कुछ विद्रोहियों ने हत्या करा दी थी और ऐसा बोल दिया था कि कोई डाकू थे, उनकी वजह से इसकी हत्या हो गई। इस तरह से कुछ षड्यंत्र टाइप का इसके जो राज दरबारी थे उन्होंने ही चलाया था, क्योंकि वो इसको अपने राजा के रूप में नहीं मान रहे थे, क्योंकि सुल्तान के रूप में नहीं मान रहे थे, क्योंकि जब सुल्तान आएगा तो उसके सामने सर झुकाना होता है। ठीक है, तो ये महिला थी, इसलिए इसके सामने वो सर नहीं झुकाना चाहते थे, तो इसलिए इसको विद्रोहियों द्वारा इसको मरवा दिया था 1240 में। ठीक है, मैं उसे सिंहासन से हटा दिया गया। आधुनिक, अब देखिए एक दूसरी चीज आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है कि जो ये लिखा हुआ है ना, लिंग भेद वाली चीज जो दी हुई है, इसके बारे में बात हो रही है। और दूसरी कौन सी? जन्म सिद्ध अधिकार के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए एक अगली चीज थी, अगली लाइन लिखी हुई है, आधुनिक आंध्र प्रदेश के, ये जो कॉलम होते हैं ना आपकी बुक में, उसमें लिखा हुआ है ये। ठीक है, आंध्र प्रदेश के वरंगल क्षेत्र में काकतीय वंश की रानी रुद्रमा देवी के विवाह से रजिया सुल्तान का विवाह बिल्कुल विपरीत था। ठीक है, क्यों विपरीत था? जो रुद्रमा देवी थी उन्होंने अपने आप को जनता के सामने, प्रजा के सामने अपने आप को क्या है, लड़के की तरह प्रस्तुत किया था। ठीक है, इस पर एक मूवी भी बनी है कि उन्होंने क्या है, लोगों के दिमाग में ये भ्रम रखा था कि वो पुरुष है। ठीक है, उन्होंने अपने आप को कैसे बना के रखा था? पुरुष की तरह कपड़े पहनती थी, पुरुष की तरह ही वो चाल ढाल, मतलब सब कुछ उन्होंने क्या किया था? पुरुष की तरह किया था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो एक महिला के रूप में राजगद्दी संभालेंगी तो कोई उनको स्वीकार नहीं करेगा। और दूसरी बात ये क्या था? जन्म सिद्ध अधिकार था, यानी राजा का बेटा राजा बनेगा, इसलिए वो अपने पिता मतलब वंशानुकरण चलता था पहले, राज्य का हस्तांतरण। तो उनका जब उनकी बारी आई, मतलब उनके जो बड़े होंगे वो कोई नहीं रहा होगा, तो उनकी जब बारी आई तो उन्होंने क्या किया? अपने आप को बाहर वाले लोगों को, प्रजा को क्या है, अपने आप को लड़के की तरह प्रस्तुत किया और शासन करना शुरू किया। अब देखिए अगर लड़कियों को सहजता से स्वीकार किया जाता, ठीक है, जैसे आज स्वीकार किया जाता है देश में। अब देखिए हमारे जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो कौन है? महिला है। सब उनको सैल्यूट करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं सब। तो आज तो हम लोग ऐसा नहीं समझते हैं कि वो महिला है तो जो पुरुष लोग हैं वो उनको सम्मान ना दें। तो इस तरह की चीज आज नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ पिछड़े हुए इलाके हैं, उनमें अब भी मानते हैं कि महिलाओं को पुरुषों से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, अब देखिए एक और चीज दी हुई है कि कश्मीर की रानी दिद्दा 980 से 1003 तक 13वीं सदी में थी। ठीक है, 1980 से 1003 तक इनका क्या शासन था। अब दिद्दा नाम सुन के ऐसा लग रहा है कि जैसे दीदी बोलते हैं ना, जो बड़ी बहन होती है उनको दीदी बोलते हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रजा ने उनको दीदी के रूप में स्वीकार किया हो, अपनी बड़ी बहन के रूप में स्वीकार किया हो। ठीक है, तो 3 बड़े कलेक्टर आपके इस चैप्टर में दिए हुए हैं, आप इनको याद रखना कि कश्मीर की कौन थी? रानी दिद्दा थी। और वारंगल की कौन थी? रुद्रमा देवी थी। और रजिया सुल्तान की बेटी थी इल्तुतमिश की बेटी थी। अब देखिए आगे देखते हैं 13वीं सदी के हाँ, अब देखिए आगे देखते हैं कि आगे एक दिया हुआ है, एक कॉलम दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है न्याय चक्र। तो न्याय चक्र क्या होता है? न्याय चक्र के बारे में बताया गया है कि राजा के पास राजस्व कहां से आता है? किसानों से आता है। ठीक है, मतलब राजा के पास पैसा कहां से आता है?
किसानों से आता है। तो जो किसान उपज पैदा, मतलब किसान क्या है, अपने खेत में फसल उगाते हैं और उसके बाद जो जमींदार होते हैं उनसे लेते हैं, और जमींदार उसके बाद में किसको देते हैं, राजा को देते हैं। ठीक है, तो राजा के पास शक्ति कहां से आ रही है, किसानों की वजह से आ रही है। अगर किसान खुश रहेंगे, उनकी ज्यादा उपज होगी, तो वो क्या है, ज्यादा से ज्यादा कर देंगे खुश होके, तो जमींदारों के पास जाएगा, और जमींदारों से किसके पास जाएगा, राजा के पास जाएगा। तो ये क्या है, न्याय चक्र है। तो इनके कहने का मतलब ये है कि राजा को किसानों का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, उनकी सारी सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए, उनको सिंचाई की आदि चीजों की, बीज खाद की सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए, जिससे क्या है, किसान खुश रहें और खुशी खुशी कर दें। ठीक है, जब वो खुशी खुशी कर देंगे तो उन तक जाएगा, जमींदारों तक जाएगा, जमींदार किसको देंगे, राजा को देंगे। और जब राजा के पास पैसा आएगा तो पूरे देश के लिए, मतलब पूरे राज्य के लिए खर्च करेगा। तो ये क्या है, एक चक्र की तरह है। अगर इसमें किसान खुश नहीं रहेंगे तो क्या है, ये चक्र टूट जाएगा, है ना। तो पूरी तरह से क्या है, चक्र प्रभावित हो जाएगा। इस तरह की चीज इसमें दी हुई है। पहले तो आपको मैं एक बार जो राजवंश है वो एक बार रिवीजन करा देती हूँ कि देखिए, सबसे पहले कौन सा था, तोमर था, फिर चौहान था, चौहान के बाद में क्या आ गया, गुलाम वंश आ गया। ठीक है, गुलाम वंश या तुर्की शासन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको गुलाम वंश या तुर्की शासक भी बोलते हैं। और उसके बाद में क्या आया, खिलजी वंश, खिलजी, और खिलजी के बाद में आया तुगलक वंश। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, खिलजी और तुगलक वंश के बारे में बात कर रहे हैं कि इनकी व्यवस्था किस तरह से थी, मतलब किस तरह से इनकी शासन व्यवस्था चलती थी। अब देखिए, जो दिल्ली सल्तनत है, अब दिल्ली सल्तनत कब बनी थी, 1300 ईस्वी के शुरुआत में। ठीक है, कब, कहां से बनना शुरू हुई थी दिल्ली सल्तनत, कब अपने रूप में आई थी दिल्ली सल्तनत, आई थी गुलाम वंश के शुरू में। ठीक है, जब गुलाम वंश की स्थापना हुई थी 1206 में, तब से ये क्या है, अपने अस्तित्व में आना शुरू हो गई थी। अब देखिए, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों को साम्राज्य के समाकीर्ण के सूबेदार तथा शासकों की जरूरत थी। अब जब ये खिलजी वंश और ये तुगलक वंश आए तो क्या है, साम्राज्य बड़ा होता गया। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का जो आकार है वो बड़ा होता चला गया। अब उनको क्या था कि एक अकेला व्यक्ति पूरी सल्तनत को क्या है, संभाल नहीं सकता। दिल्ली सल्तनत कहां तक हो गई थी, लगभग यहाँ तक हो गई थी। ठीक है, इतनी बड़ी दिल्ली सल्तनत हो गई थी, तो उनको संभालने के लिए उन्हें कुछ अधिकारियों की या प्रशासनों की जरूरत थी। अब देखिए, इल्तुतमिश ने क्या किया था कि सामंत कौन थे, मंत्री टाइप के लोग थे। ठीक है, जैसे आज प्रधानमंत्री की जो कैबिनेट बैठक के जो मंत्री होते हैं ना, उस तरह के लोग थे सामंत। और जमींदार कौन होते थे, जो पूरे गांव से टैक्स को कलेक्ट करते थे, यानी पूरे गांव से टैक्स को इकट्ठा करके राजा के यहाँ पहुंचाते थे, वो होते थे जमींदार। जमींदारों के स्थान पर गुलामों को सूबेदार नियुक्त कर दिया। देखिए, बार बार अगर आप दिल्ली सल्तनत में पढ़ेंगे तो बार बार क्या गुलामों का जिक्र आएगा, और आपके दिमाग में एक ऐसी इमेज बनी हुई है कि गुलाम का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जो बहुत बुरे हालात में, फटे टूटे कपड़े पहन रखे हैं, जिसके हाथों में जंजीर है, ठीक है, जिसको खाने को नहीं दिया जा रहा है, ठीक से मारपीट करके काम करवाया जा रहा है। इस तरह की इमेज आपके दिमाग में बनी हुई है गुलामों की। लेकिन दिल्ली सल्तनत में इस तरह की चीजें नहीं थी। गुलाम से मतलब था कि राजा के, मतलब सुल्तान के नीचे जितने भी लोग होते थे वो उनको क्या है, गुलाम मानते थे और गुलाम समझते थे। गुलाम का मतलब है जो आपके यहाँ नौकरी करेगा वो क्या है, गुलाम है आपका। ठीक है, वो आपके लिए क्या करेगा, काम करेगा। ऐसा जो मुगल बादशाह होते थे, मतलब मुगल सुल्तान होते थे, वो ऐसा मानते थे। ठीक है, अब वो मानते थे ऐसा, जो मुस्लिम शासक होते थे वो। ठीक है, अब देखिए, इल्तुतमिश ने क्या किया, सामंतों और जमींदारों के स्थान पर किसको रख लिया, गुलामों को सूबेदार नियुक्त कर दिया। अब देखिए, सूबेदार जो होता था वो कौन होता था, वो एक सूबे का, यानी कि एक इत्ता का प्रशासन देखता था, मतलब सेना नायक के टाइप का होता था। ठीक है, अब देखिए, मैंने यहाँ पर साइड में आपको समझाने की कोशिश की है कि ये मैंने आपको थोड़ा सा अलग से समझाने की कोशिश की है। दिल्ली का सुल्तान,
ठीक है, दिल्ली में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान, और सुल्तान ने क्या कर रखा था कि वो अकेले पूरे के पूरे राज्य को लीड नहीं कर सकता, इसलिए उसने छोटे 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 उसने इत्ताओं में, यानी कि आज के जैसे राज्य होते हैं ना, जैसे भारत में बहुत सारे राज्य हैं, उस तरह से उसने क्या किया, इत्ताओं में, बहुत सारी इत्ताओं में क्या कर रखा था, बांट रखा था। यानी कि दिल्ली सल्तनत को कई सारे भागों में बांट रखा था। ठीक है, अब देखिए, एक जैसे सेना नायक होता है, एक टुकड़ी का एक सेना नायक होता है। ठीक है, उसी तरह से एक इत्ता में, यानी कि एक राज्य में एक सेना नायक होता था, उसको क्या बोलते थे, सूबेदार बोलते थे। ठीक है, इन इलाकों को इत्ता कहा जाता था। मैंने बोला ना कि दिल्ली सल्तनत को क्या है, कई सारे भागों में बांट रखा था, और उस एक भाग को क्या बोलते थे, इत्ता बोलते थे। ठीक है, और जो इत्ता का जो सेना नायक होता था, उसको हम क्या बोलते थे, वो क्या बोलते थे, वो दिल्ली सल्तनत वाले सूबेदार बोलते थे। ठीक है, अब देखिए, जो इत्ता के अधिकारी होते थे, मतलब जो इत्ता के जो अधिकारी होते थे, उनको क्या बोलते थे, इत्तादार या मुफ्ती बोलते थे। क्या बोलते थे, इत्तादार या मुफ्ती बोलते थे। अब मुफ्ती जो होते थे, उनका क्या कार्य होता था, उनका कार्य होता था, मान लीजिए दिल्ली सल्तनत है, एक अकेला आदमी नहीं संभाल सकता, इसलिए उसने क्या किया, थोड़ा थोड़ा सा एरिया सबको अलग अलग बांट दिया। ठीक है, 5-6 टुकड़े कर दिया, और 5-6 टुकड़ों में उनको बांट दिया। एक सूबेदार नियुक्त कर दिया सेना नायक के तौर पे, और जो इत्ता थे, मतलब राज्य का मतलब इत्ता। ठीक है, तो जो इत्ता थे उनमें एक मुखिया बना दिया, उसका नाम रख दिया इत्तादार, या कहीं कहीं उसको मुफ्ती भी बोलते थे, मतलब दोनों का मतलब एक ही है। अब उन इत्तेदारों का क्या काम था, उन इत्तेदारों का काम था कि वो एक सेना रखेंगे, उसका खाने का, पीने का, उसकी वर्दी का, ये सारी चीज का खर्चा कौन उठाएंगे, इत्तादार उठाएगा। ठीक है, मतलब राज्य का मालिक उठाएगा। और जो सेना पे पूरा खर्च होगा, वो पैसे कहाँ से आएंगे, वो पैसे उस राज्य में जितने भी किसान है या व्यापारी हैं, उन पर जो टैक्स लगाया जाता था, उस टैक्स को वो वसूल के, ठीक है, वो सेना के ऊपर खर्च करता था, और अपनी सैलरी काट लेता था उसमें से, और अपनी सैलरी के बाद जो भी पैसा बचेगा टैक्स का, वो किसके पास जाएगा, सुल्तान के पास जाएगा। किसके पास आएगा, सुल्तान के पास आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपको ऐसा लगेगा जो इत्तादार था उसके तो बहुत मजे थे। कैसे मजे थे कि बहुत सारा राजस्व उसने कलेक्ट कर लिया, उसके बाद सेना पे खर्च कर दिया, और जितना मनाए फिर वो अपने अपने पास रख सकता है। ठीक है, अब उसकी मर्जी है, सुल्तान को थोड़ा दे, ज्यादा दे, कितना भी दे। ऐसा नहीं था, जो सुल्तान थे वो बहुत ही इंटेलिजेंट टाइप के लोग थे। ठीक है, उन्होंने क्या कर रखा था कि पूरे की पूरे नियम कानून बना रखे थे कि एक इत्ता में इतने राजस्व वसूली आएगी, उसमें से आप केवल इतनी ही सेना रखोगे। मतलब जैसे छोटा स्थान है तो वहां पर 100 रखनी है, या 1000 रखनी है, 2000, वो कौन फिक्स करेगा, वो फिक्स करेगा सुल्तान। ठीक है, सुल्तान फिक्स करेगा। और टैक्स कितना लेना है वो भी क्या करेगा, सुल्तान करेगा। जो इत्तादार है उसका बहुत बड़ी भूमिका नहीं है, उसकी क्या भूमिका है, बस कर को कलेक्ट करना है, कर को सबसे लेना है, इकट्ठा करना है, और सेना का संचालन करना है, उसका बस इतना ही काम था। ठीक है, अपनी सैलरी निकालनी है, और बाकी जो बच रहा है वो सारा राजा को भेजना है। अब राजा को कैसे पता चलेगा कि कितना उन्होंने टैक्स लिया और कितना मुझे दिया। ठीक है, इसका भी तो हिसाब होना चाहिए। अब उस हिसाब रखने के लिए उन्होंने क्या कर रखा था कि सुल्तान एक लेखा अधिकारी नियुक्त कर रखा था। वो क्या करता था, राजस्व की जांच करता था। जो लेखा अधिकारी होता था वो देखता था कि जो राजा ने टैक्स निर्धारित किया है कि लोगों से कितना कर लेना है ना, लोगों से कितना कर लेना है, जो राजा ने निर्धारित किया, उसी के हिसाब से जो इत्तादार है या मुफ्ती है वो टैक्स ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अगर ज्यादा तो नहीं ले रहा है, इस चीज की भी वो जांच करता था। और बाद में वो देखता था कि सेना के ऊपर कितना खर्च हुआ है और इसने राजा को कितना दिया है। तो ये सारे हिसाब किताब के लिए कौन रखा था, लेखा अधिकारी। एक तरह से आप मान सकते हैं जैसे आज के जमाने में अकाउंटेंट होते हैं ना, पूरी सारी चीजों का हिसाब किताब रखते हैं, उस तरह से क्या रख रखा था उसने, अकाउंटेंट रख रखा था।
अब देखिए 3 प्रकार के टैक्स होते थे। अब देखिए पहला टैक्स है कृषि कर। कृषि कर को बोलते हैं खराज। क्या बोलते हैं? कृषि कर को बोलते थे खराज। और दूसरा टैक्स जो होता था वो मवेशियों पर होता था। मवेशियों का मतलब है जैसे गाय भैंस जिनके पास होती है ना, डेयरी का काम जो करते हैं, जो बड़ी मात्रा में मवेशियों को रखते हैं, यानी गाय भैंसों को रखते हैं, बकरियों को रखते हैं, ऊंटों को रखते हैं, है ना, और भेड़ों को रखते हैं, तो मवेशियों पर भी क्या है, टैक्स लगता था। यानी कि एक तरह से जो डेयरी का काम करते थे उन पर क्या होता था, टैक्स होता था, है ना। और गाय भैंस जो भी रखोगे आप घर में उस पर क्या होगा, टैक्स लगेगा। और घर का कर मतलब जैसे आज के जमाने में हाउस टैक्स होता है, सबका ही होता है हाउस टैक्स, उस ऐसे ही दिल्ली सल्तनत में भी हाउस टैक्स होता था। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। अगर आपको कुछ भी क्लियर नहीं हुआ हो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको उसको क्लियर करूंगी। ठीक है, या अगर कमेंट बॉक्स में हो सकेगा तो कमेंट बॉक्स में क्लियर करूंगी, नहीं तो आपको एक वीडियो बना के दूंगी। ठीक है, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाए। अब देखिए कि इत्तेदारों के लिए या मुफ्तियों के लिए क्या क्या नियम थे। ठीक है, उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो गुलाम होते थे, गुलामों को फारसी में क्या बोलते हैं, बंदगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बंदगा बोलते हैं। और इनको इंग्लिश में बोलते हैं सेब्स। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेब्स बोलते हैं। तो सबका मतलब एक ही है, गुलाम का मतलब, बंदगा का मतलब और सेब्स का मतलब क्या है, एक ही है। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे थे इत्तेदार या मुफ्ती के लिए क्या क्या नियम होते थे। क्योंकि अगर सुल्तान उनको ऐसे ही खुला छोड़ देते तो बाद में वो क्या करते, अपने राज्य पर वो जो इत्ता होता था उस पर क्या है, अपनी सत्ता स्थापित कर लेते। तो उसके लिए सुल्तान ने नियम बनाए हुए थे ताकि ये अपना अधिकार ना जमा ले। ठीक है, और वो नियम बहुत सख्ती से उनका पालन किया जाता था। और कौन करता था, ये अधिकारी करते थे। कुछ अधिकार किसको मिले हुए थे, सूबेदार को मिले हुए थे, और कुछ अधिकार लेखा अधिकारी को मिले हुए थे। ठीक है, अब देखिए क्या था, पद वंशानुक्रम नहीं था। मतलब ये नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति इत्तेदार है तो उसका बेटा भी इत्तेदार होगा और उसका भी बेटा इत्तेदार होगा। तो इत्तेदार जो होता था वो सुल्तान नियुक्त करता था उस इत्तेदार को, और मतलब थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के लिए नियुक्त करते थे, 5-6 साल के लिए। ठीक है, थोड़े थोड़े समय के लिए, ताकि जो इत्तेदार है वो अपना वर्चस्व उस क्षेत्र में ना बना ले। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते थे वो, उसके लिए उन्होंने क्या कर रखा था इत्तेदार के लिए कि वंशानुक्रम नहीं होगा और थोड़े समय के लिए रहेंगे। थोड़े समय के बाद वो क्या करते थे, कभी कभी कोई अगर अयोग्य लग रहा है उनको तो उसको पद से हटा देते थे, किसी दूसरे इत्तेदार को बैठा देते। अगर उनको लग रहा है कि हाँ ये सही से काम कर रहा है और ये पकड़, कभी ऐसा ना हो कि ये पूरे क्षेत्र पर पकड़ बना ले, तो उसका क्या करते थे, ट्रांसफर टाइप का कर देते थे कि इस वाले इत्तेदार को इस वाले क्षेत्र में भेज दो, इस वाले को इस वाले क्षेत्र में भेज दो। तो इस तरह से उनका ट्रांसफर टाइप का भी करते रहते थे ताकि वो अपने क्षेत्र में पकड़ना बना ले और सुल्तान के खिलाफ बगावत ना कर दें। ठीक है, इतनी अच्छी नीति थी इन सुल्तानों की। अब देखिए लेखा अधिकारी द्वारा राजस्व की जांच, जो राजस्व वो कलेक्ट करते थे, मैंने आपको बताया कि उसकी भी जांच की जाती थी। और कर का कौन निर्धारण करता था, सुल्तान करता था। यानी कि किसानों से या किसी भी व्यक्ति से कितना कर लिया जाएगा, कौन निर्धारण करेगा, सुल्तान करेगा। और सैनिकों की कितनी संख्या रखी जाएगी वो भी कौन निर्धारण करेगा, सुल्तान करेगा। ठीक है, अब देखिए जो प्राचीन भारत में हमने पढ़ा सामंत और जमींदार, उनका क्या हुआ। ठीक है, ये हेडिंग आपकी बुक में नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से डाली हुई है कि उन लोगों का क्या हुआ। अब उन लोगों का क्या हुआ, जब ये दिल्ली सल्तनत में जो सुल्तान आए उन्होंने क्या किया कि इनको पद से हटा दिया। क्यों हटा दिया कि अगर ये जो टैक्स वगैरह वसूल करते थे, ठीक है, तो इनका अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा वर्चस्व था। और ये कभी भी राजा मतलब सुल्तान को ऐसा लगता था ये कभी भी मेरे ऊपर क्या है धावा ना बोल दें, या दोबारा से अपना जो शासन है वो मेरे से छीन ना ले। ठीक है, क्योंकि ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे थे, सामंत वगैरह जो थे ये क्या है पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे थे, जमींदार भी पीढ़ी दर पीढ़ी होते थे। तो उनको ऐसा भय लगता था, इसलिए उन्होंने क्या किया, इनको पूरी तरह से हटा दिया था। ठीक है, शासन में से पूरी तरह से हटा दिया था। और वो जो सुल्तान थे वो क्या करते थे कि अपने पैसों से खरीद के किसी भी व्यक्ति को गुलाम
किसी भी गुलाम को कोई भी बड़ा अधिकार दे देते थे, बड़ा अधिकारी नियुक्त कर देते थे। इससे क्या था, ये जो लेखक थे, ठीक है, जो तारीख वाले भी थे, जो तारीख लिखते थे, उनको भी क्या है बुरा लगता था। उन्होंने कई जगह राजाओं की आलोचना की है, सुल्तानों की आलोचना की है। क्यों की है सुल्तानों की आलोचना? क्योंकि ये चीज गलत थी कि किसी भी गुलाम को बिल्कुल नीचे कैटेगरी के लोगों को उठा के तुम इतने बड़े पद पर बिठा रहे हो, ठीक है। और देखो, जातवाद का हर जगह चलता है, ठीक है, ऊंच नीच का हमेशा से चलता आ रहा है, ठीक है। अभी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन पहले बहुत ज्यादा था। तो हर जगह से पहले से ही चलता आ रहा है। तो जो छोटी जात के होते थे या छोटे कुल के होते थे, उनको वो लोग जो दूसरे लोग हैं उनको अधिकारी के रूप में एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो ये सारी जो राज्य में क्या है, तनाव का माहौल रहता था कई बार। किसकी वजह से? क्योंकि वो जो सुल्तान थे वो छोटे लोगों को उठा के और बड़े पदों पर रखते थे। और सुल्तान का क्या लालच था? सुल्तान का ये लालच था कि अगर मैं पुराने लोगों को ही पद पर रखूंगा तो ये दोबारा से मेरे से ये क्षेत्र अधिकार ना छीन ले, ठीक है, मेरे राज्य को क्या है दोबारा से ना छीन ले, इस चीज का भय रहता था। अब देखिए, कुछ सामंतों को जो ज्यादा शक्तिशाली थे उनको तो पूरी तरह से उन्होंने शासन में से उखाड़ फेंका था सुल्तान ने। लेकिन कुछ जो लोग जी हुजूरी करने के लिए तैयार थे सुल्तान की, उनको क्या कहा सुल्तान ने कि ठीक है, तुम भी इतना टैक्स देना, तुम्हारे पास भी तो जमीन जायदाद है, उसका तुम भी टैक्स देना और हमारे यहाँ गुलामों की तरह नौकरी करो, ठीक है। हम तुम्हें उस नौकरी के बदले कुछ पैसा देंगे, अधिकार नहीं देंगे, क्या देंगे? पैसा देंगे। तो तुम हमारे यहाँ कैसे काम करोगे? एज ए गुलाम की तरह। तो कुछ लोगों ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी सामंतों ने, तो वो उनके यहाँ पर ही जॉब करते थे। और कुछ लोगों सामंत वगैरह को क्या टैक्स देना पड़ता था अपनी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट देखते हैं कि एक था चंगेज खां, ठीक है। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में, जो आज का उज्बेकिस्तान है, पर हमला किया। इसके बाद वो दिल्ली सल्तनत पर भी धावा बोलता रहा। अब देखिए, मैं 1 मिनट आपको वर्ल्ड मैप में बताती हूँ कि देखिए, आपको 1 मिनट, आपको ये मैप दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है ना, शायद दिख रहा होगा। तो देखिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पे मंगोलिया, ये भारत है, भारत के ऊपर चीन है, चीन के ऊपर क्या है? मंगोलिया, ठीक है। और मंगोलिया के ये जो थे चंगेज खां था, ये कहाँ का था? मंगोलिया का था, ठीक है। तो इसने सबसे पहले क्या किया? ये तजाकिस्तान तक यहाँ पर हमला किया, ठीक है। ईरान, देखो यहाँ पर ईरान है, ईरान पर धावा बोला, मतलब इस सबको क्या है अपने में मिला लिया। फिर इसने इधर चीन के भी कुछ राज्यों को अपने में मिला लिया। और ये बाद में कहाँ आए? दिल्ली पर शासन करने आए, ठीक है। और ये किसके शासनकाल में आए थे? ये आए थे अलाउद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक के काल में। ये भारत पर आक्रमण करने आए थे और बार बार इन्होंने क्या किया? आक्रमण किया। तो इनके आक्रमण से बचने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने और बाद में जो गयासुद्दीन तुगलक था उसने भी क्या किया? सेना का विस्तार किया, ठीक है। अपने राज्य को इन आक्रमणकारियों से बचाने के लिए क्या किया? अपनी बहुत बड़ी सेना का निर्माण किया। अब उस सेना को बैलेंस करने में भी क्या आ रही थी? दिक्कत आ रही थी, क्योंकि भाई सेना को भी तो बहुत ज्यादा आपको वर्दी सिलवानी है, खाना देना है और उनको वेतन देना है। फ्री में तो कोई काम नहीं करेगा ना तुम्हारे यहाँ। तो ये सब मैनेज करने में उनको क्या है? बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। जो अलाउद्दीन खिलजी था वो इनके जो मंगोलिया थे, ठीक है, चंगेज खान जो थे, उनके आक्रमण को रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जो गयासुद्दीन तुगलक था वो क्या कर रहा था? वो रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो उल्टा इन पर धावा बोलने के लिए योजना बना रहा था। मतलब अलाउद्दीन खिलजी से भी ज्यादा साहसी था। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, जो इन पर पलटवार करने के लिए तैयार था, ठीक है। मतलब अलाउद्दीन खिलजी तो क्या कर रहा था? अपनी सल्तनत को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बाद जो गयासुद्दीन तुगलक आया उसने क्या किया? पलटवार करने के लिए वो तैयार था। अब देखिए, नेक्स्ट आपके इसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है, देखिए
नेक्स्ट हेडिंग है 15वीं या 16वीं शताब्दी में सल्तनत। ठीक है, हमने कहां तक पढ़ा है, 12 से 15 तक पढ़ा है। ये सारी चीजें कब हुई, 12 से 15 तक हुई। अब 15 से 16 में क्या क्या चीजें हुई वो हम देखेंगे। अब देखिए इस बोर्ड पे नहीं आ पाया है, मैं सोच रही हूँ कि 2-4 लाइनों के लिए क्या बोर्ड लिखूं, तो मैं आपको बोल के बता देती हूँ, बस 2 ही मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेगा। ये देखिए एक छोटा सा पैरा है, मैं इसको भी बता देती हूँ आपको। अब देखिए 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत, इसमें लिखा है। और देखिए ऊपर का तो इतना ज्यादा काम का नहीं है, नीचे का हम देखते हैं। शेर शाह सूरी 1540 से 1545 तक ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके का प्रबंध करना शुरू किया। ठीक है, कौन था शेर शाह सूरी, वो क्या किसका प्रबंध कर रहा था, अपने चाचा के यहाँ ही जो राज्य था बिहार, उसका प्रबंध कर रहा था। ठीक है, और शेर शाह सूरी कहाँ के थे, सासाराम के थे। ठीक है, सासाराम बिहार में एक जगह है, उसका नाम है सासाराम, वहां के थे शेर शाह सूरी। ठीक है, शेर शाह सूरी प्रबंध करता था। और आगे चलकर इसने क्या किया, हुमायूं से युद्ध किया, और 2 युद्ध हुए हुमायूं से। देखो पहला युद्ध हुआ था चौसा का युद्ध 1539 में, 39 में। ठीक है, और दूसरा युद्ध हुआ था बिलग्राम का युद्ध 1540 में। जो 1540 वाला युद्ध था उसमें हुमायूं दिल्ली की सल्तनत को छोड़ के भाग गया था। ठीक है, और शासन किसके हाथ में आ गया था, शासन आ गया था शेर शाह सूरी के हाथ में। और जो शेर शाह सूरी था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग टाइप का व्यक्ति था, बहुत ही इंटेलिजेंट टाइप का व्यक्ति था। उसने क्या किया था, ग्रैंड जो रोड है, क्या ना बोलते हैं उसको, ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक जो रोड है उसका निर्माण करवाया था, उसको क्या है पक्का बनवाया था। मतलब क्यों बनवाया था उसने, वो इसलिए बनवाया था ताकि जो व्यापारी हैं वो आसानी से आ जा सकें। ठीक है, वो क्या है, आसानी से आ जा सके, उसे बनवाया था। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड। अब देखिए उसने एक डाक की व्यवस्था, जो आजकल चल रही है डाक, उस तरह की चीजें भी शुरू की थी, और उसका जो शासन था वो बहुत अच्छा था। ठीक है, उसने 1 रुपये का भी चलन शुरू किया था, और उसकी शासन जो प्रणाली थी वो बहुत अच्छी थी, और विकास बहुत ज्यादा हुआ सूर्यवंश में। मुकाबले दिल्ली सल्तनत में इतना विकास नहीं हुआ था उस क्षेत्र का, लेकिन जब इनका शासन आया, शेर शाह सूरी का जो शासन आया था उसमें ज्यादा हुआ था। अब देखिए शेर शाह सूरी ने बहुत ज्यादा शासन नहीं किया था, केवल 5 वर्ष किया था, 1540 से 1545 तक किया था बस। ठीक है, उसके बाद एक कालिंजर के युद्ध में वो एक तोप में गोला लगा रहा था, या मतलब कोई हथियार चला रहा था, उसकी वजह से वो खुद ही मर गया था। ठीक है, बम गिर गया था या इस तरह की कोई घटना हुई थी, तो वो खुद ही मर गया था वहां पर। ठीक है, उसके बाद उसके उत्तराधिकारी आते रहे, और उन्होंने और 10 साल शासन किया। यानी कि जो सूर्यवंश है वो कितने 15 वर्ष तक उसने शासन किया। और जो 7वां शासक था सूर्यवंश का, वहां तक क्या है, थोड़ा थोड़ा वो कमजोर हो गए थे। जो शेर शाह सूरी था वो ज्यादा स्ट्रांग था, ज्यादा ताकतवर था, और सूझबूझ ज्यादा थी उसमें मुकाबले उसके उत्तराधिकारियों के। ठीक है, अब जो 7वां उत्तराधिकारी था, उसकी कमजोरियों का फायदा उठाकर हुमायूं ने दोबारा से दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया, और वो दिल्ली का दोबारा से सुल्तान बन गया था। वो दोबारा से सुल्तान बना था 1555 में। ठीक है, और 1555 से 1556 तक, ठीक है, 1555 से 1556 तक उसने दोबारा से शासन किया। और वहां फिर वो बाद में उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। दीन पनाह में उसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। देखो यही सारी चीजें लिखी हुई है। सूर्यवंश ने केवल 15 वर्ष शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बनाया। महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक जब मुगल साम्राज्य को समाकित किया, तो उसने अपने प्रतिमानों के रूप में शेर शाह सूरी के प्रशासन की व्यवस्था को अपनाया। यानी कि जो शेर शाह सूरी थे उनका जो प्रशासन था वो अकबर को भी अच्छा लगा, और अकबर ने भी उस प्रशासन की कुछ चीजों को क्या है, अपनाया। देखिए ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है,
और आप जो दिल्ली सल्तनत है या मुगल वंश है उस पर बहुत ज्यादा फोकस मत करना, ठीक है। मुकाबले किसके? प्राचीन भारत के या आधुनिक भारत के। आधुनिक भारत जो मैंने पिछले आपको बुक कराई है 8th क्लास की, जो हिस्ट्री एनसीईआरटी कराई है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं प्राचीन भारत से। लेकिन आजकल जो एग्जाम में चल रहा है पैटर्न, मैंने देखा है ज्यादातर एग्जाम में जो मध्यकालीन भारत है या दिल्ली सल्तनत है उसमें से जो क्वेश्चन है बहुत कम पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब ये जो न्यू एनसीईआरटी में जितने भी चैप्टर कटे हैं वो ज्यादा से ज्यादा इनके ही कटे हैं, ठीक है। जो दिल्ली सल्तनत वाले हैं या मध्यकाल वाले हैं उन राजाओं की जो चीजें दे रखी थी उनको ही ज्यादा काटा गया है, ठीक है। मुकाबले प्राचीन भारत की चीजों को नहीं काटा गया है, क्योंकि जो एग्जाम है, ठीक है, जो जितने भी एग्जाम है उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसके पूछे जा रहे हैं? या तो प्राचीन भारत के पूछे जा रहे हैं या फिर आधुनिक भारत के पूछे जा रहे हैं। तो आप इन पर फोकस कम करके उन पर फोकस ज्यादा करना, प्राचीन भारत पे और आधुनिक भारत पे, ठीक है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। सॉरी क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, चीजें समझाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लिया करो, ठीक है। 15-20 मिनट में वीडियो नहीं बन पाती है, इतनी सारी चीजें होती हैं, नहीं बन पाती है। और एक ही वीडियो में मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है, तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई होगी, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। और मैंने डिटेल में पढ़ाया है आपको मेरी वीडियो पढ़ाया हुआ कैसा लगा है या मेरी वीडियो कैसी लगी आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। जो भी फ्रेंड आपके फ्री में एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं 6 से 10 तक की एसएसटी, आप उनके साथ उन फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह की और वीडियोस मेरे चैनल पर आती रहेंगी। और इस चैप्टर के बाद, इस थ्योरी की वीडियो के बाद आएगी आपके पास क्वेश्चन आंसर की वीडियो, ठीक है। और मैंने सारी चीजों की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप चाहें तो मेरे चैनल पे एक बार विजिट करके देख सकते हैं, ठीक है। 6 to 8 हिस्ट्री एनसीईआरटी की एक बना रखी है प्लेलिस्ट, दूसरी बना रखी है 6 to 8 हिस्ट्री क्वेश्चन आंसर सीरीज, और एक इससे पहले मैंने ज्योग्राफी पढ़ाई थी, ज्योग्राफी की भी 2 प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक थ्योरी वाली और एक क्वेश्चन आंसर वाली, ठीक है। आप चाहें तो जाकर देख सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।